तो आज पहले बताते हैं कि इनपुट कितने टाइप का होता है। मेनली हम लोग इनपुट मेनली बोलने का मतलब है कि मेरे पास जितने भी रो डाटा होते हैं तो रो डाटा का एक अरेंजमेंट होता है, तो उसी अरेंजमेंट के अनुसार हम उसको रीड करते हैं। तो लेकिन अरेंजमेंट भी इसका डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसी अनुसार हम लोग यहाँ साइज में डिफरेंट कोड यूज करते हैं। तो इसमें एक्चुअली 3 टाइप का इनपुट यूज होता है, एक लिस्ट इनपुट, एक कॉलम इनपुट और नेक्स्ट थर्ड है फॉर्मेटेड इनपुट। अब देखना है तीनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली पहला चीज है लिस्ट इनपुट। लिस्ट इनपुट का मतलब इसका 3 कंडीशन मिलनी है कि इसका पहला है कॉलम फिक्स नहीं होगा। मान लो कि ये मेरा डाटा सेट है राम 21 मेल और इसका मान लो डेट ऑफ बर्थ है 01 जैन 1960। तो इसमें क्या है, अगर सेकेंड ऑब्जर्वेशन है तो सीता है फिर कोमा, मतलब कि एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल था, मान लो कि नेम वेरिएबल है, ये तुम्हारा एज वेरिएबल है, ये जेंडर वेरिएबल है और ये डेट ऑफ बर्थ है। तो इसका कोई पर्टिकुलर जो कॉलम है फिक्स नहीं है। यहाँ मेरा तीन प्लेस में हो गया और ये मेरा सीता 4 जगह लिया, तो मतलब कि ये मेरा 3 कॉलम तक में ही आ गया, लेकिन ये सीता 4 तक, मतलब इसका कॉलम फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये 3 पोजीशन तक लिया, 4 पोजीशन तक लिया, राधा 5 पोजीशन तक लिया। तो ये आ गया लिस्ट इनपुट में। और दूसरा चीज क्या, ये डेलिमिटेड होता है। मतलब क्या, यहाँ कोमा से हम लोग यूज कर रहे हैं, कोमा या ब्लैंक जो डेलिमीटर है, हम उसको एक पर्टिकुलर डेलिमीटर के बाद ही हम रीड करते हैं, जो डेलिमीटर काम होता है। अब फिर है क्या, ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या, मान लो डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या है, हम मान लो यूज करते हैं 01 जनवरी 1960। तो ये क्या, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड है। एक्चुअली साइज क्या करता है, डेट को कैसे रीड करता है, हम बताए थे डेट को रीड करने के कैसे रीड करता है। तो एक्चुअली 0J1960 को ये रीड करता है 0 डे, फिर 2 जनवरी 1961 को फर्स्ट डे, सेकेंड डे। देखो जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल में 012 इस टाइप का है। तो लिस्ट में क्या होता है, सिंपल, अगर एक्चुअली हम ज्यादातर लोग यूज करते हैं लिस्ट इनपुट ही पर ही हम ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि इसका कोई कॉलम फिक्स नहीं होता है। और दूसरा क्या, ये स्टैंडर्ड भी यूज कर लेते हैं, नॉन स्टैंडर्ड भी यूज कर लेते हैं, दोनों यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। और डेलीमीटर के साथ ये सेपरेटेड होता है। और दूसरा क्या है, फिर नेक्स्ट टाइप का इनपुट कॉलम इनपुट। कॉलम इनपुट में क्या है, मान लो नेम है, नेम का अगर हम डिफाइन कर दिए, इसका विड्थ लेंथ 4 है, तो इसका लेंथ 4 तक ही रहेगा। नेक्स्ट जो आएगा वो आफ्टर उस लेंथ के में पर्टिकुलर लेंथ के बाद ही नेक्स्ट जो वेरिएबल है असाइन होगा। तो एक्चुअली राम का तो लेंथ तो 3 था, लेकिन हम नेम वेरिएबल का लेंथ 4 असाइन किए, टोटल 5 असाइन है। तो मतलब मेरा 5 3 तक रहेगा और 2 स्पेस हो जाएगा, सिंपल सा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ स्पेस ना होकर के यहाँ दूसरा जो जिसके बाद का वेरिएबल था उस जगह पर आ रहा था, और इसलिए इसको बोलते हैं। और स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्योंकि साइज जो होता है, साइज का स्टैंडर्ड क्या होता है, डेट फॉर्मेट, तो 012 लेता है। और स्टार्टिंग कब से करता है, 0 जैन 1960 से। सेकेंड डे 02 जैन 1960 हो गया, फर्स्ट डे 03 जैन 1960 सेकेंड डे। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। तो इसी स्टैंडर्ड को हम डिफरेंट फॉर्मेट से यूज करके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट बताए थे, तो डेट फॉर्मेट से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे सिंपल रीड करोगे तो 012 टाइप ऐसा ही कुछ दिखाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेट दिखाएगा कब से, 1960 1 जनवरी 1960 से ही टोटल डेट दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। और फिर तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप के स्टैंडर्ड भी है, फिक्स्ड कॉलम भी है और नॉन स्टैंडर्ड भी है। मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड का मतलब, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यहाँ 01 जनवरी 1960 दोनों टाइप में आ सकता है। और क्या है ये
फिक्स्ड कॉलम है और कोई डेलिमिटेड नहीं है, जो है कोई डेलिमिटेड नहीं है, डेलिमिटर कोई यूज नहीं किया है। हम यहाँ बस यूज कर रहे हैं कि नेम वेरिएबल है 0 से 4 मतलब 4 तक है, फिर तुम्हारी एज वेरिएबल है 6 से 7 तक है, फिर तुम्हारा नेक्स्ट जो बर्थडे है उसे मैं 9 टू नेक्स्ट आगे तक है। तो ये मेरा इसमें कोई डेलिमीटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो डेलिमीटर कहाँ केवल यूज कर रहे हैं हम, डेलिमीटर मेरा यूज हो रहा है केवल लिस्ट इनपुट में। तो ये 3 कंसेप्ट को समझ में आ गया, ये 3 कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। तो इस पर और एक्चुअली हम लोग ज्यादातर बात करते हैं डेलिमीटर के बारे में। 2 टाइप का डेलिमीटर, एक डेलिमीटर हम लोग करते हैं डीएलएम के बारे में, और दूसरा डेलिमीटर हम लोग यूज करते हैं डीएसडी। एक हो गया डेलिमीटर डीएलएम, नेक्स्ट हो गया डीएसडी। तो डीएलएम में हम लोग बताए थे कि डिफॉल्ट क्या होता है स्पेस होता है, लेकिन जब हम लोग डीएसडी यूज करते हैं तो डिफॉल्ट क्या होता है, कोमा होता है। मतलब कि कल हम प्रोग्राम में बताए थे कि अगर डीएलएम नहीं लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट क्या ले रहा है, डेलिमीटर स्पेस ले रहा है। अगर हम केवल डीएसडी लिखते हैं तो डिफॉल्ट क्या ले लेगा डेलिमीटर, ये कोमा ले लेगा। तो ये 2 टाइप का होता है। और डीएसडी एक्चुअली होता क्या है, तो डीएसडी में हम लोग ज्यादातर बात करते हैं, इसको बोला जाता है तो कंजुगेटिव डेलिमीटर इन द लिस्ट इनपुट। तो लिस्ट इनपुट आप समझ में आ रहा होगा, लिस्ट इनपुट क्या होता है। लिस्ट इनपुट बताते हैं क्या, ये कॉलम फिक्स नहीं होता है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड दोनों होता है, डेलिमीटर से सेपरेटेड होता है। मैंने ये चीज बताया था। तो यहाँ जब भी हम बात कर रहे हैं लिस्ट इनपुट में डेलिमीटर से सेपरेटेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें इसलिए डीएसडी का एक डिफिनेशन है कि कंजुगेटिव डेलिमीटर इन द लिस्ट इनपुट by default list input treated if list input treated 2 or more delimiter as a single delimiter and treated as a missing value। मतलब क्या है कि अगर उस लिस्ट इनपुट में अगर 2 डेलीमीटर एक साथ मिल जाए, मतलब कि मान लो अगर हम कोमा यूज कर रहे हैं डेलीमीटर और 2 कोमा एक साथ आ जाए तो उसको एक सिंगल डेलीमीटर ये समझेगा और उसको वह मिसिंग वैल्यू वहां पर क्रिएट करेगा। तो इसका कुछ 2 प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी, वो आगे हम क्वेश्चन बताएंगे, उसमें प्रॉपर्टी सही ढंग से समझ में आएगा इसका मेनली प्रॉपर्टी होता क्या है। और फिर नेक्स्ट है मिस ओवर। मिस ओवर में क्या होता है, when the last field in the record is missing then we use miss over in the in file statement। ये चीज in the in file statement it override the default behavior of flower। मतलब क्या है, अगर मेरा जो डाटा सेट हम बना रहे थे वहां पर अगर उसका लास्ट वेरिएबल जो है, लास्ट कॉलम है, अगर वो मिसिंग रहे तब हम लोग वहां पर मिस ओवर यूज करते हैं। नहीं तो ये क्या होगा, जो मेरा पिछला जो डाटा सेट है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। हाँ, तो पहले बताना है कि डीएसडी जो फर्स्ट डीएसडी के जितने क्वेश्चन है तो उस डीएसडी के क्वेश्चन के बारे में पहले रवि तुम बताओ, क्वेश्चन SH4 और SH5 के बीच में डिफरेंस क्या है। SH4 में भैया मतलब बहुत रैंडम ढंग से एंट्री हो रहा है, जहाँ पे डेटा मिसिंग है तो उसका नीचे वाला डेटा मिस हो जा रहा है, जहाँ पे जेंडर है वहाँ पे एज आ जा रहा है। तो जहाँ जहाँ मिसिंग है वो मतलब बहुत अजीब टाइप का वो डेटा इनपुट होता है। जहाँ पे हम ये डीएसडी डाल रहे हैं
तो जैसे हम DSD लगा रहे हैं तो जहाँ पे डेटा मिसिंग है, अगर वो न्यूमेरिक मिसिंग है तो वहाँ पे डॉट आ जा रहा है, और जहाँ पे अगर वो कैरेक्टर मिसिंग है तो ब्लैंक आ जा रहा है। मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है अगर हम DSD यूज कर रहे हैं। और DSD कब इसका मतलब क्या समझे, DSD कब कब यूज कर रहे हैं, कब लगाना पड़ रहा है? जब हमारे पास कोई डेटा मिसिंग है, कॉमा सेपरेटेड है और डेटा मिसिंग है। डाटा मिसिंग कहाँ पर है पोजीशन? पोजीशन पे DSD के केस में। और अनुभव SS6 और SS6 एंड SS7 में क्या डिफरेंस है? एक मिनट सर। सर SS6 में, हाँ बताओ। एक मिनट सर। SS6 में क्या हो रहा है? SF6 में सर हम एंट्री तो दे रहे हैं 8 रिकॉर्ड्स, सॉरी 9 रिकॉर्ड्स, बट रिकॉर्ड इंसर्ट हमारा 6 ही हो रहा है यहाँ पे। मेनली टोटल कितना 10 रिकॉर्ड्स है सर, 10 रिकॉर्ड्स है टोटल हमारे पास, 10 रिकॉर्ड्स है, लेकिन वो एंट्री ले रहा है केवल 6 का। हाँ ठीक है ना सर, लेकिन एक एक रिकॉर्ड वो मिस करते जा रहा है सर, बीच बीच अल्टरनेट रिकॉर्ड्स। देखो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है। मान लो कि एक डाटा सेट मैंने ऐसा बनाया सिंपल सा, ये तो प्रोग्राम हो गया सिंपल डाटा सेट को हम कैसे बनाएंगे। ये थर्ड नंबर प्रोग्राम है। इसमें एक डाटा सेट मैंने बना रहा है। इसमें इन फाइल स्टेटमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या है। और इन फाइल स्टेटमेंट जो डाटा है कहाँ अवेलेबल है उसको बताएगा लोकेशन, और इनपुट क्या है, इनपुट बताएगा वो जो वेरिएबल है और वे कैरेक्टर है न्यूमेरिक है उस टाइप में उसको रीड करेगा। इनपुट बफर में पहले राइट करेगा फिर इनपुट बफर से रीड करेगा। तो उसके बाद SS3 को जब हम रन कराएंगे, इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो लोग देखेंगे कि मुझे एक ऐसा डाटा क्रिएट हुआ। तो इसमें क्या देखें, हाँ मैंने जैसा दिया था वैसा ही आ गया, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने जैसा क्रिएट किया था उसी फॉर्मेट में आया। तो SS3 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसमें हम क्या किए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए। क्या की, कुछ जगह मैंने, यहाँ तुम देखो एक डेलीमीटर दो एक साथ यूज कर रहे हैं। यहाँ लास्ट कॉलम मिसिंग है, यहाँ फर्स्ट कॉलम मिसिंग है। तो क्या होगा जब इसको हम मिस कर रहे हैं? हाँ तो इसमें देखो क्या, यहाँ तो सही है। अगर लास्ट कॉलम इसमें मिसिंग था सीता 32 तो यहाँ मिसिंग है, यहाँ तक मिसिंग तो सही चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर अब आ गया। हाँ देखो एक यहाँ भी प्रॉब्लम है, जो सीता 32 यहाँ आ गया। एक्चुअली 32 कहाँ था, जो एज था यहाँ आना चाहिए था। ये कॉलम ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में ये एज 32 एज में आना चाहिए था, लेकिन ये जेंडर में आ गया। ये तो हमको ऐसा नहीं चाहिए था। यहाँ भी जो जेंडर है नेम में नहीं आना चाहिए था, और एज जो है तो एज में आना चाहिए। मतलब वन प्लेस इधर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर, कैसे इसको सही करेंगे? तो एक्चुअली में इस प्रोग्राम में एक चीज देखोगे, मैंने एक DST बताया था, डेलीमीटर। तो मैंने बोला था कि अगर दो
DSD में है क्या, अगर 2 कंजिक्यूटिव डेलीमीटर रहेगा तो एक डेलीमीटर ट्रीट करेगा, ये दोनों को एक डेलीमीटर ट्रीट करेगा और मिसिंग वैल्यू असाइन करेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, बस इसमें मैंने तो इसमें बस मैंने अब DSD ऑप्शन यूज किया यहाँ पर। तो जब मैंने यहाँ DSD ऑप्शन यूज करो, बस ये दोनों प्रोग्राम बस ये डिफरेंस है, बस इसे इसमें हम DSD यूज कर रहे हैं। तो DSD यूज करने से क्या हुआ कि हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही, हाँ तो हम जैसा चाह रहे थे, तो DSD में क्या बोले, अगर दो कंजुकेटिव, अगर दो कंजुकेटिव डेलीमीटर रहेगा उसको 1 ट्रीट करेगा और मिसिंग वैल्यू क्रिएट करेगा। सीता देख लो, तो यहाँ पर सीता ये इसको एक मिसिंग वैल्यू क्रिएट किया, इसके कारण ये फ्लो ओवर नहीं हो पाया प्रीवियस कॉलम में। तो हम मुझे जैसा चाहिए था अब सही आ गया। तो यहाँ भी ये फीमेल में ही आ गया, और यहाँ जो मेल फर्स्ट हम ब्लैंक किए थे पिछला बार क्या हुआ था, मेल यहाँ आ गया था, फर्स्ट कॉलम में आ गया था मेल, तो इस बार ये जेंडर में आ गया और ये 23 एज में रह गया। तो हम जिस फॉर्मेट में असाइन किए थे उसी फॉर्मेट में मेरा फाइनली आउटपुट आ गया DSD से करने से। तो इससे वो क्या पता चला कि DSD अगर 2 कंजुकेटिव डेलीमीटर रहेगा तो उसको 1 ट्रीट करेंगे, तो उसके बाद ये सही आएगा। इसके बारे में DSD का एडवांटेज ये हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने सेम फिर लास्ट कॉमन को मिसिंग कर दिया। मिसिंग करने के बाद यहाँ मैंने डेलीमीटर यूज नहीं किया हूँ। तुम एक चीज गौर करोगे, इस एग्जांपल में मैंने डेलीमीटर यूज नहीं किया हूँ, यहाँ भी मैंने डेलीमीटर, लास्ट कॉलम नहीं है लेकिन डेलीमीटर यूज नहीं किया हुआ हूँ। सेम चीज है, डेलीमीटर मिसिंग है लेकिन डेलीमीटर यूज नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, तो इसका जो मैंने जैसा मिसिंग था तो मिसिंग ही आया, मतलब एक जैसा मैंने फॉर्मेट में असाइन किया था उसी फॉर्मेट में आ गया। अगर मैं वहां पर सेम चीज, अगर मैं वहां पर डेलीमीटर दे दूं तो क्या होगा। और इसमें एक चीज और है एक देखने के लिए कि ये भी नेम है, ये नेम क्या है, कैरेक्टर में है, एज क्या है, कैरेक्टर है, और एज क्या, सॉरी जेंडर क्या है, कैरेक्टर है, और एज क्या है, न्यूमरिक है। तो मतलब कि ये लास्ट फील्ड यहाँ पर नहीं है, तो क्या होता अगर ये दोनों कैरेक्टर रहता, ये भी कैरेक्टर ये भी कैरेक्टर, तो क्या होता, ये श्याम जो है यहाँ फ्लो होकर के मेल के बाद यहाँ पर आ जाता है आउटपुट विंडो में। तो उसको हम बचाने के लिए, तो इसका एडवांटेज अगर दोनों ये कैरेक्टर और न्यूमरिक होने के कारण क्या हुआ, ये ओवरफ्लो नहीं हो पाया क्योंकि दोनों का टाइप डिफरेंट था, ये कैरेक्टर है ये न्यूमरिक है, इस कारण ये पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जा पाया, इस कारण मेरा आउटपुट सही आ रहा है। तो बहुत बार डाउट होता है कि मतलब यहाँ तो लास्ट फील्ड है भी नहीं फिर भी आउटपुट सही आ रहा है, मिस ओवर भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी सही क्यों आ रहा है। तो ये चीज इसका मेन कंसेप्ट है क्योंकि दोनों का टाइप डिफरेंट है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। तो सर एक मिनट, यहाँ पे SF6 में हमारे पास टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं सर, 10 ऑब्जर्वेशन है अगर आप देखें यहाँ पे तो। हाँ 10 है, 10 है, बट डेटा सेट में जो राइट कर रहा है वो 6 ही राइट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन राइट, राम, इसका भी लास्ट फील्ड नहीं है ना, उसके नीचे वाला वैल्यू मिस है। एक मिनट, हाँ सर कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। हाँ एक मिनट, तो इसको हम देखने के लिए पीडीबी में देख सकते हैं कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे आ रहे होंगे, केवल राम आ रहे होंगे, सीता आ रहा होगा, फिर मोहन आ रहा होगा,
फिर गीता आ रहा होगा। मोहन नहीं है सर, गीता है। मोहन नहीं आएगा। मोहन नहीं है सर। हाँ मोहन नहीं, गीता का लास्ट फेज हाँ मिसिंग। हाँ मोहन नहीं आएगा, गीता आएगा। गीता के बाद शायद श्याम भी आएगा, हाँ श्याम भी आएगा। और फिर कहाँ गया, श्याम के बाद मोहित नहीं आएगा, विक्की आएगा, विक्की आएगा और वीना आएगा, बस विक्की बिना तो तक सर आएगा। ऐसा हाँ तो इसको देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अगर इस प्रोग्राम को पहले क्लोज करते हैं। इस प्रोग्राम को जब हम रन कराते हैं क्या आया कि देखो यहाँ इस प्रोग्राम में रन हुआ तो इसमें जहां जहां लास्ट मिसिंग है, जो यहाँ मिसिंग है लास्ट, एक्चुअली यहाँ यूज हो रहा। हाँ प्रोग्राम एसएच नहीं सर, 159 पे 159 लाइन। हाँ यहाँ पर तो पहले तो इनिशियलाइज कर रहा है, फिर सेकेंड में क्या कर रहा है, राम, फिर जेंडर मेल और एज मिसिंग है तो मिसिंग यहाँ ले लिया। तो और यहाँ एक चीज देखो, एरर यहाँ शो किया, एरर इक्वल टू 1, तो मतलब इस यहाँ पर एक्चुअली मेरा यहाँ क्या था, एज है मेरा यहाँ न्यूमरिक। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर जब हमसे एक्चुअली मैंने 3 वेरिएबल को सेपरेट किया है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक डेलीमीटर नहीं है। तो डेलीमीटर नहीं होने के कारण ये थर्ड जो वेरिएबल को उसको सर्च कर रहा है, लेकिन सर्च नहीं मिला। तो सर्च नहीं मिलने के कारण इसको ये एरर शो कर दिया यहाँ पर कि ये मेरा एरर है। और एरर आने के कारण देखो इसमें तुम्हारा आउटपुट SS7, हाँ 6, हाँ राम तो पहला बार में आ गया, लेकिन उस एरर आने के कारण क्या हुआ, फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, फिर से यहाँ राम आया, जेंडर एम आया, ये मेरा फर्स्ट का आउटपुट मेरा आ गया इससे। फिर बताते क्या सेकेंड इटरेशन के लिए फिर रीइनिशियलाइज करेगा, रीइनिशियलाइज हो गया। फिर मेरा सीता आया, तो इसमें क्या बता दिया कि अगर मेरा लास्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है तो इसमें हम लोगों ने एक चीज देखे कि राम के बाद ये बताइए श्याम और एम, यहाँ पर मेरा दिखा रहा है कि श्याम और एम, और यहाँ देख लो मोहन M45, मोहित एम और ज्ञान एम, ये तुम्हारा आउटपुट में नहीं आएगा। बस यहाँ पर पीडीबी में जो 174 लाइन, 171 लाइन, 168 लाइन, 166 लाइन, ये 3 ऑब्जर्वेशन पीडीबी में नहीं, मतलब कि डाटा सेट में नहीं आया होगा। लेकिन सर आपका मोहन M45 ये तो करेक्ट है। कौन सा मोहन M45 168, आपका जो लाइन नंबर 168 है वो तो आपका प्रॉपर है ना। हाँ तो उसको भी हाँ तो वही इसमें हम बता रहे हैं, इसमें एक्चुअली हो प्रीवियस एरर के कारण, हाँ यहाँ पर डेलीमीटर नहीं है, इसके कारण ये एरर शो किया, और इसके बाद का जो ऑब्जर्वेशन है वे नहीं आया। सब में वही देखो यहाँ पर एरर शो करेगा और उसके बाद का डेलीमीटर नहीं आएगा। यहाँ एरर शो किया, नेक्स्ट फिर रन किया तो फिर मोहन, यहाँ एरर शो किया इसका श्याम का, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नहीं आया। ये भी एरर में है, जो सेकेंड में आया ये एरर में है, ये नहीं आएगा। फिर इसे लेगा तो ये चलो आ गया, सही है। फिर इसे शो करेगा, ये तो आ जाएगा, लेकिन एरर के कारण ये ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। फिर ये आ जाएगा, फिर वीना में भी एरर आएगा, ये आउटपुट डाटा सेट में आ जाएगा, लेकिन उस एरर के कारण
लास्ट ज्ञान ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर मेरा 4 एरर आ गया, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन मेरा डाटा सेट में नहीं आएगा, इस कारण मेरा 6 ऑब्जर्वेशन में हमको आ रहा है। ये चीज समझ में आया? मतलब सर कि प्रीवियस वाला अगर आपका ऑब्जर्वेशन अगर एरर है तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को आउटपुट डेटा सेट में नहीं डालेगा। अब नेक्स्ट 7th में क्या हो रहा है? 7th में मेरा एक चीज देखो, सेम चीज है। मैंने यहाँ क्या किया था, नेम दोनों, एक नेम था ये कैरेक्टर में था और लास्ट ये न्यूमेरिक था, इसलिए एक दूसरे में ओवरफ्लो नहीं हो पाती, वो टाइप डिफरेंट हो जाता था। लेकिन मैंने अब क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को, लास्ट कॉलम को मिसिंग किया और फर्स्ट और लास्ट कॉलम को सेम टाइप कर दिया। तब क्या होगा, जब हम सेम टाइप करेंगे तो क्या होगा, ये जो सीता था ये ओवरफ्लो होकर के 21 के बाद आ जाएगा, 21 के बाद आ जाएगा और एरर शो करेगा, और एरर शो करने के कारण वे और नेक्स्ट वे नहीं आएगा। तो 7th में देखो राम 21 सीता ये आ गया और उसका रिमेनिंग नहीं आया। फिर राधा 18F, तो ये पूरा सही है, तो ये कारण पूरा ये आ गया। तो इसका लोग, हाँ, जब इसमें हम पीडीबी में देखेंगे तो पीडीबी में क्या हो रहा है, तो पीडीबी में देखो यहाँ दे दिए हम लोग राम एज सीता, फिर इनिशियलाइज हुआ, फिर यहाँ पर ये ओवरफ्लो हो गया, ये जो था यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया, तो यहाँ पर रह गया। तो नेक्स्ट क्या था, पहला में था क्या, नेम है, एज है और जेंडर है। तो राम आया, एज आया, लेकिन लास्ट ये मिसिंग है, ये मिसिंग होने के कारण ये फ्लो हो गया। फ्लो होने के कारण सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक सीता आ गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, तो अब क्या हो गया, अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन का काम तो यहीं पर हो गया, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जाएगा, फिर रीइनिशियलाइज हुआ, इन फाइल में बताया थे पीडीबी, फिर इनिशियलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, राधा को लिया, एज लिया, फिर एफ लिया, मतलब कि ये सेकेंड इटरेशन। एक्चुअली ये थर्ड इटरेशन होना चाहिए था, लेकिन ये सेकेंड इटरेशन है, क्योंकि तो सेकेंड इटरेशन का जो सीता था वो ऑलरेडी फर्स्ट इटरेशन में फ्लो हो गया था, फ्लो ओवर हो गया था, तो उस कारण सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहाँ नहीं आया। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन का पहला जो था सीता फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में चला गया। ये 7 समझ गए ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे फ्लो ओवर हो गया। अगर लास्ट कॉलम को मिसिंग कर दिए तो ये फ्लो ओवर हो गया। तो इसी फ्लो ओवर को हम बचाने के लिए, अगर हम, लेकिन ऐसा तो एक्चुअली हम नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे थे क्या कि अगर ये मिसिंग है तो ये कॉलम यहाँ मिसिंग होना चाहिए था और सीता नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आना चाहिए था। तो इसी को, इस फ्लो ओवर से बचाने के लिए हम लोग मिस ओवर यूज करते हैं, मिस ओवर ऑप्शन। हम मिस ओवर यूज करने से क्या होता है, मिस ओवर यूज करने से देखो, जैसा मैंने राम 21 ये मिसिंग आ गया और सीता 19F, मेरा जैसा प्रॉपर ऑर्डर में था, तो प्रॉपर ऑर्डर मतलब क्या, मिस ओवर का कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, when the last field in the record is missing, then we use miss over in the infile statement, and also it overrides the default behavior of the flow over। समझा, मतलब क्या है कि अगर लास्ट कॉलम मिसिंग है तब हम लोग मिस ओवर यूज करते हैं, ताकि मेरा फ्लो ओवर का जो बिहेवियर है उसको हम ओवरराइड कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हम मिस ओवर, डीएसडी, डीएलएम, अगर कभी कल प्रॉब्लम होता है तो तीनों यूज कर सकते हो, मिस ओवर, डीएसडी, डीएलएम, कि जो होगा इसका प्रॉपर्टी का वो ऑटोमेटिक
एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। 9 हो गया। इलेवन में क्या है? हाँ, तो इसमें 11 में एक चीज देखो, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है 11 एंड 12। तो अभिनव बताओ 11 और 12 में क्या हुआ? एक मिनट सर। हाँ बोलो। 11 में सर सबसे पहले तो कोई डेलीमीटर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं, और जो हमारा आपका 3 हम लोगों ने बनाया, वेरिएबल बनाया है। नेम जो कि कैरेक्टर का है, एज भी आपका कैरेक्टर का है, जेंडर भी, तीनों आपका कैरेक्टर का ही है। ठीक है। तो डिफॉल्ट में जो हमने कोई डेलीमीटर नहीं दिया है, तो ये क्या कर रहा है कि इनपुट में से जो भी हम, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री में राम स्पेस कुमार स्पेस 21 स्पेस एम दिया है, तो ये राम को एज अ नेम ले रहा है, कुमार को एज अ एज ले रहा है, और 21 को एज अ जेंडर ले रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज तीनों जो वेरिएबल है उन्हें हमने कैरेक्टर टाइप का बनाया है। अगर लास्ट वाला अगर एज को हम ये यूज करें तो क्या होगा? न्यूमरिक, अगर एज को हम न्यूमरिक यूज करें तो क्या होगा? एज को अगर हम न्यूमेरिक यूज करते हैं तब से, तो यहाँ पे एक एक्चुअली मुझे डाटा सेट जो चाहिए ऐसा चाहिए जिसमें राम कुमार 21M ऐसा आना चाहिए मेरे पास। तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चीज। ये एक राम कुमार, हाँ राम कुमार को एक कोट्स में हम कर देंगे, जो कि वो एज अ वन वेरिएबल को ट्रीट करेगा। तो एक्चुअली क्या, हाँ सिंगल कोर्स या डबल कोर्स कोई भी। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम केवल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ मैंने डीएलएम यूज नहीं किया कुछ, तो ये क्या ट्रीट हो रहा है? क्या जो डेलीमीटर है वो स्पेस है। तो ये नेम में आ रहा है, ये एज में आ रहा है, ये जेंडर में आ रहा है, और एज हम न्यूमरिक लिए हैं, तो इस कारण ये भी नहीं आएगा। तो इस कारण मेरा ये एज मिसिंग हो जाएगा, और उसके कारण मेरा जेंडर, ये मेरा जेंडर है, तो जेंडर में मेरा एक्चुअली जेंडर मेरा था मेल फीमेल, लेकिन इसके जगह न्यूमरिक वैल्यू आ गया, क्योंकि ये यहाँ पर फ्लो हो गया। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या है? मेरा कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के बारे में हम क्या बताते हैं? कैरेक्टर में भी न्यूमरिक हो सकता है, या क्या बोलते हैं, या भी कैरेक्टर हो सकता है। वेरिएबल 2 टाइप का बताए थे, एक तो हम बताए थे क्या, एक न्यूमरिक और दूसरा कैरेक्टर। अब कैरेक्टर या लेटर भी हो सकता है या न्यूमरिक भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरिक क्या होगा? केवल न्यूमरिक ही होगा। तो उसके कारण ये इस जेंडर में 21 भी शो कर रहा है, और एज जो न्यूमरिक है, तो न्यूमरिक तो कैरेक्टर तो लेटर जो उसको असाइन तो करेगा नहीं, इसका इसको मिसिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। और लास्ट जो है, लास्ट ये मिसिंग हो पा रहा है। ये एक्चुअली इसको वन वेरिएबल असाइन कर रहा है, इसको सेकेंड वेरिएबल, इसको थर्ड वेरिएबल, इसको फोर्थ वेरिएबल असाइन कर रहा है। लेकिन मेरा एम था क्या? राम और कुमार को केवल नेम में वन वेरिएबल असाइन करना था। तो इसलिए डीएसडी का एक प्रॉपर्टी है, डीएसडी का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी इस मान लो राम और कॉलम को किसी मतलब किस कोट्स के बीच में हम लोग यूज करते हैं, तो आउटपुट में डीएसडी है, तो इसलिए हम डीएलएम इक्वल टू ये सेमी कॉलम यूज करेंगे।
तो सेमीकोलन सेपरेट कर रहे हैं। तो उसका प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोट्स के बीच में यूज करेंगे तो और उसका एक वन वेरिएबल असाइन करेगा, और तुम्हारा आउटपुट में तुम देखोगे आउटपुट 12 में तुम्हारा कोट्स नहीं आएगा। देखो राम कुमार 21M है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसका एक ये प्रॉपर्टी है। राम कुमार, सीता कुमारी, कुमार अमृत, ये प्रॉपर ऑर्डर में हम चाह रहे थे कि राम कुमार एक नेम वेरिएबल में आए, तो ये नेम वेरिएबल में आ गया। तो इसलिए इसका लेंथ क्या था, ऐसे डिफॉल्ट 8 था, इसलिए हम लेंथ इसको असाइन करके हम 12 कर दिए। कैरेक्टर का डिफॉल्ट लेंथ कितना होता है, 8। अच्छा अनुभव एक चीज बताओ, न्यूमरिक का डिफॉल्ट लेंथ कितना होता है? न्यूमरिक का 8 ही होता है सर। हाँ, तो तुमको यहाँ DSD का 2 प्रॉपर्टी पता चल गया। पहला प्रॉपर्टी क्या, अगर 2 कंसेक्यूटिव डेलिमीटर रहेगा तो उसको वन शो करेगा डेलिमीटर और असाइन एज ए मिसिंग वेरिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या पता चल गया DSD का, कि अगर उसको कोड्स के अंदर हम यूज करेंगे DSD को, तो उस समय DSD उस कोड्स, जैसे मेरा कोड्स यहाँ पर नहीं आया आउटपुट, मतलब कि आउटपुट में मेरा कोड्स नहीं आएगा और असाइन एज ए वन सिंगल वेरिएबल असाइन करेगा। ये चीज समझ में आ गया? तो जितने भी 15 क्वेश्चन हैं इसमें मेनली हम लोग यूज किए हैं इफ स्टेटमेंट, वेयर स्टेटमेंट और इफ एंड देन स्टेटमेंट, और इफ इल्स भी यूज किए हम लोग। और सबसे लास्ट प्रोग्राम में हम लोग इफ देन डू स्टेटमेंट भी यूज किए हैं। तो एक्चुअली हम लोग को इसमें देखना है कि वेयर स्टेटमेंट कब यूज करना है, जब मल्टीपल और वेयर स्टेटमेंट यूज किए हैं तो कब कैसे काम करता है। मल्टीपल ऑफ इफ स्टेटमेंट यूज किए हैं, मल्टीपल ऑफ इफ देन स्टेटमेंट यूज किए, मल्टीपल ऑफ इफ देन डू स्टेटमेंट यूज किए, मतलब इसका यूज कैसे करना है। मेन चीज ये जो है, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है इसका यूज हम लोग करें कहाँ पर, वेयर को कहाँ यूज करें, इफ को कहाँ यूज करें, अगर मल्टीपल इफ आ जाए कहाँ यूज करें, मल्टीपल वेयर आ गया तो कहाँ यूज करें। तो सिंपल से ये मैं मान लो टेस्ट डाटा सेट मैंने एक बनाया, पहला प्रोग्राम क्या है, मैंने एक डाटा सेट को बनाया, टेस्ट डाटा सेट। तो इस टेस्ट डाटा सेट में कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 10 डाटा सेट में टोटल मेरे पास हो गए टोटल 10 ऑब्जर्वेशन, जिसमें वेरिएबल है कि EID, कंट्री एंड सैलरी। तो इसमें कंट्री में देखो मेनली AU मतलब ऑस्ट्रेलिया, US मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और IND मतलब इंडिया मेनली हम लोग असाइन किए हैं। तो अगर फर्स्ट प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम में क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग पहले तो डाटा वन हम लोग एक डाटा सेट बना रहे हैं जो वर्क लाइब्रेरी में क्रिएट होगा, और किस डाटा सेट को यूज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, टेस्ट डाटा सेट। ये टेस्ट डाटा सेट कहाँ है, वर्क लाइब्रेरी में। और नेक्स्ट कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम लोग, वेयर कंट्री इक्वल टू AU। तो हम लोग शुरू में ही हम लोग सेकेंड क्लास में डिस्कस किए थे वेयर स्टेटमेंट के बारे में। तो बताओ जब हम वेयर स्टेटमेंट यूज करते तो क्या होता है, अभिनव कैन यू एक्सप्लेन? हाँ सर, वेयर स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे तो पर्टिकुलरली क्या होगा कि जो रिकॉर्ड आपका उससे रिलेटेड है वो फिल्टर करेगा एक एक करके और चेक करेगा कि कौन सा कंडीशन उसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड आपका उसमें होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 रिकॉर्ड है टोटल, तो 1 बाई 1 वो रिकॉर्ड मैच करेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 101 के लिए है तो 101 के लिए वो चेक करेगा कंट्री वेरिएबल में
कि वहां पे आपका AU है कि नहीं है। AU अगर है तो उसको ये वन डेटा सेट में राइट कर देगा। ठीक है। उसी तरीके से फिर 102 EID वाला पड़ेगा, लेकिन वहां पे कंट्री US है तो उसको राइट नहीं करेगा। सिमिलर वाइज 103, 104, 105, 106, 107 नहीं करेगा। फिर जैसे ही आपका 108 में आएगा तो कंट्री आपका AU है तो इसको भी वन डेटा सेट में राइट कर देगा। सिमिलर वे में 9 को तो करेगा। और एक्चुअली मतलब तुम क्या देखे, एक तरह तो कहा जाए तो ये जो फिल्टर कर रहा है, तो फिल्टर कहाँ हो रहा है? कंट्री वेरिएबल पे एक्चुअली में पीडीबी में हो रहा है कि पीडीबी पहले हो रहा है, पीडीबी के बाद में हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है फिल्टर? ये सब पीडीबी में ही हो रहा है। ये पीडीबी में फिल्टर हो रहा है। तो फिल्टर अगर पीडीबी में फिल्टर हो रहा है तो यहाँ इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी आना चाहिए था, मतलब कि इंडिया और यूएस भी आना चाहिए था कंट्री इक्वल टू। लेकिन यहाँ कंट्री इक्वल टू AU ही केवल आया है। जो हम यहाँ इस प्रोग्राम में कंट्री इक्वल टू AU यूज किए थे, ये केवल पीडीबी में आया है। और यूएस और इंडिया जो था तो मेरा पीडीबी में नहीं आया है। इसे तुम क्या समझे? पहले ही हो रहा है सर, वो पीडीबी से पहले ही हो रहा है इसका मतलब वेयर स्टेटमेंट क्या हुआ? प्री प्रोसेसिंग है पीडीबी से पहले। हाँ, तो इसमें है क्या कि मेरा जो वेयर स्टेटमेंट है, वेयर स्टेटमेंट काम कब करता है? बिफोर पीडीबी। ये चीज सबको समझ में आया कि बिफोर पीडीबी ये काम करता है। और दूसरा क्या है, ये टू। बस अब यहाँ चेंज क्या किए, इफ के वेयर के जगह इफ यूज किए। तो अगर हम वेयर के जगह इफ यूज करते हैं तो क्या होता है, ये बताओ रवि। अगर हम इफ यूज कर रहे हैं भैया तो पीडीबी में भी मतलब जैसे कि पहले हम कर रहे थे तो वेयर जब हम कर रहे थे तो 10 की जगह हमारा 3 ऑब्जर्वेशन आ रहा था। हाँ, पीडीबी में भी और डेटा सेट में भी हमारा 3 आ रहा था। लेकिन जब हम इफ यूज कर रहे हैं तो पीडीबी में हमारा 10 ऑब्जर्वेशन आ रहा है और हमारे डेटा सेट में 3 ऑब्जर्वेशन जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि पीडीबी इफ स्टेटमेंट से पहले जनरेट हो जाएगा। इसके लिए वो जितना भी 10 ऑब्जर्वेशन है 10 का 10 पीडीबी में जनरेट होगा। नहीं, बट जो हमारा डेटा सेट बनेगा, नहीं देखो एक्चुअली क्या हुआ, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये हुआ इफ और वेयर में कि वेयर जो किया बिफोर पीडीबी को फिल्टर किया, उसके बाद मेरा पीडीबी में काम हुआ। लेकिन इफ स्टेटमेंट क्या है, ये फिल्टर कहाँ हो रहा है? ऑन द पीडीबी। और वेयर स्टेटमेंट कहाँ कर रहा है? बिफोर पीडीबी काम कर रहा है। लेकिन इफ स्टेटमेंट कहाँ काम कर रहा है? ऑन द पीडीबी। तुम यहाँ पर देखो AU है, IND भी है, मतलब कि इंडिया भी है, सारे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ फिल्टर हो रहा है, यहाँ आने के बाद सारा सब फिल्टर हो रहा है। मतलब कि यहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया है तब ये जा रहा है। तुम यहाँ चेक करोगे पीडीबी में इनिशियलाइज किए तो ऑस्ट्रेलिया है, तो ठीक है, जीरो मतलब कि चल रहा है। फिर है मतलब कि इसमें देखोगे कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो इसका जो रन स्टेटमेंट है, तो रन स्टेटमेंट वाला फिल्टर नहीं हो रहा है। तो ये देखो इंडिया में देखोगे दो ही है, यहाँ दो ही, यहाँ भी दो बार ही होगा, ये 5 भी 2 ही बार होगा। जहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा ये 3 बार होगा। तो रन स्टेटमेंट वाला भी यहाँ पर आ रहा है, समझे? मतलब फिल्टर कहाँ हो रहा है? पीडीबी में फिल्टर हो रहा है, समझे? तो मतलब मेन डिफरेंस कहाँ हो गया? इसका आउटपुट सेम आएगा दोनों का, वेयर का भी आ रहा है और इफ का भी आउटपुट सेम आ रहा है। तो अब हो गया कि अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो हम क्यों जरूरत पड़ गया, मतलब कि हम वेयर स्टेटमेंट से काम हो रहा था तो इफ यूज क्यों किए? जब चलो इफ से ही हमको काम हो तो वेयर स्टेटमेंट क्यों किए? क्यों आखिर जरूरत पड़ गया? आखिर कुछ तो जरूरत पड़ा होगा तभी तुम लोग एक दूसरा यूज किए इफ स्टेटमेंट। तो मेन है इसमें क्या कि कभी कभी हम चाहते हैं कि मेरा कंजप्शन टाइम कम लगे और मेमोरी कम खाए। तो अगर हम पहले ही फिल्टर कर देते हैं तो क्या होगा, मेरा कंजप्शन टाइम जो है वह कम लगेगा और और मेमोरी भी कम खाएगा। जितना इतना ओवरराइट कर रहा था, मतलब इतना राइट करने में पहले बहुत सारा इंडिया यूएस इतना तो राइट किया तो कुछ मेमोरी लिया, लेकिन उसमें क्या हुआ, ये सब राइट नहीं हुआ। तो राइट नहीं होने कारण उसमें मेमोरी नहीं लगा।
तो एक मेमोरी सेविंग हो गया और दूसरा कंजप्शन टाइम भी सेव हो गया, और पता क्या चल गया कि ये वेयर स्टेटमेंट वर्क बिफोर पीडीबी एंड इफ स्टेटमेंट वर्क ऑन द पीडीबी। हाँ, तीसरा कौन समझाएगा? तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा अभिनव, हाँ सर, तीसरा थर्ड वाले में क्या कर, हाँ हाँ, थर्ड वाले में भी क्या कर रहा है सर यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर हर कंट्री वाइज के लिए यहाँ पे ये कंपेयर करेगा। जैसे ये भी इफ कंडीशन लगाया सर, तो इफ कंडीशन में क्या होगा, ऑन पीडीबी ये रन होगा, ठीक है। ऑन पीडीबी जैसे ही ये रन होगा तो सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका यहाँ पे सर्च कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हम ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्च किए हैं। तो जैसे ही इसको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा तो उसके सामने ये एक और वेरिएबल रखेगा कोड, और जहाँ पे इसको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा वहां पे उसके लिए क्या करेगा, 1 असाइन कर देगा। और ये चीज जो है, ये कंपैरिजन आपका ऑन पीडीबी ही हो रहा है। तो सिमिलर वे में जहाँ पे तो आउटपुट कितने आएंगे, कितने ऑब्जर्वेशन? क्या सर? आउटपुट में कितने ऑब्जर्वेशन आएंगे? आउटपुट में सर तो टोटल 10, ओवरऑल 10 आएगा। तुमको क्या आ रहा है? 0 आ रहा है भैया। हाँ सर, 0 आ रहा है, डेटा सेट में 0 ऑब्जर्वेशन। तो बताओ, पहला चीज बताओ, सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग जानते हो, तो सी प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट का मेन लॉजिक क्या है? अगर एक कंडीशन कंपेयर करता है कि अगर पर्टिकुलर वेरिएबल से अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो सीधे बाहर आ जाता है, मतलब इफ फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वो जाता है। हाँ, तो सेम कंडीशन यहाँ भी लगेगा, सेम कंडीशन यहाँ तो भी। यहाँ पे जैसे हाँ, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंपैरिजन, फर्स्ट वो कंपेयर किया कंट्री इक्वल टू एयू, तो हमारा टेस्ट डेटा सेट में फर्स्ट रिकॉर्ड तो एयू का है, तो वो अंदर जाएगा कोड 1 में, ठीक है। फिर वो क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कंपेयर करेगा कंट्री इक्वल टू यूएस, उसी को, लेकिन यूएस तो है नहीं वो सर, वो एक्चुअल में एयू है। तो ये बाहर आएगा, फिर वो आईएनडी वाला कंपैरिजन करेगा। तो आईएनडी भी नहीं है तो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन एयू का है, तो सीधे वो बाहर आ जाएगा। इट मींस कि फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट ही नहीं होगा डेटा 3 डेटा सेट के अंदर। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि मेरा पहला ऑब्जर्वेशन कंट्री एयू है, तो पहला इफ कंडीशन मतलब कि अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वे नेक्स्ट जाएगा, अगर मतलब कि ट्रू नहीं हो रहा है तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, पहला ये ट्रू हो गया, पहला कंडीशन कंट्री इक्वल टू एयू हो गया, तो मेरा कोड इक्वल टू 1 जनरेट हो गया, तो ये पहला कंडीशन सही हो गया, जो मेरा पहला कंडीशन था इफ इक्वल टू। तो ये ट्रू हुआ तो भी तब जाके कोड इक्वल टू 1 पर गया, तो ये कंडीशन यहाँ पर हुआ। लेकिन फिर अगर वही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं है तो कोई कोड वहां पर नहीं हो जा रहा है, वो हमेशा रिपीट करके, मान लो कि कंट्री इक्वल टू एयू हुआ तो कोड इक्वल टू 1 हुआ, फिर चेक किया सेकेंड ऑब्जर्वेशन को, फिर देखा वहां ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएस है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा वे कोड फॉल्स हो जा रहा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होने के कारण ये हमेशा ऑलवेज सेट स्टेटमेंट पर रिटर्न हो रहा है, और इस सेट स्टेटमेंट ऑलवेज रिटर्न होने के कारण ये कभी रन स्टेटमेंट पर पहुंच नहीं रहा है। अगर ये रन स्टेटमेंट पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो मेरा इम्प्लिसिट आउटपुट और इम्प्लिसिट रिटर्न होगा। तो ये कंडीशन होगा, मतलब ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया, फिर सेट स्टेटमेंट पर गया, मान लो ए यू तो वहां तक सही है, लेकिन फिर ये यूएस देखा तो ये फॉल्स है, तो फिर गया सेट स्टेटमेंट देखा, फिर फॉल्स है, फिर ये फॉल्स है, तो ऐसे ये फिर ये क्या हो गया, फिर देखो कि अरे यहाँ तो सही है, लेकिन फिर आगे आ गया यूएस में आ गया, फिर यहाँ देखता है यूएस में आ गया, तो यूएस में आने के बाद क्या होता है, ये तो यहाँ पे फॉल्स है, ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं,
तो ऑटोमेटिक देखा था कि अंदर में ही प्रोग्राम रन करते रह जाता है, तो आगे प्रोग्राम रन स्टेटमेंट पर जा ही नहीं पाता है। तो रन स्टेटमेंट पर जाने नहीं जाने कारण ये कोई आउटपुट नहीं आ पाता है, इम्प्लिसिट आउटपुट और इम्प्लिसिट रिटर्न नहीं हो पाता है। सर लेकिन एक चीज यहाँ पे, अगर हमारा मान लीजिए लास्ट वाला रिकॉर्ड अगर 10th वाला रिकॉर्ड अगर AU का हो, तो इस कंडीशन में ये तो रन पे पहुंचेगा। कौन सा? जैसे हमारा टेस्ट जो हमारा डेटा सेट है, हाँ टेस्ट डेटा सेट में अगर सपोज करिए लास्ट वाला अभी हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो US का है, लेकिन अगर वो US के जगह पे अगर AU का हो तब तो ये रन होगा लास्ट रिकॉर्ड। तो उसको अपडेट करके देखो क्या होता है। जैसे ये बोल रहे हो तुम, मान लो यही डाटा सेट है, मैं हाँ इसमें AU का हो जाए US के जगह पे, इसमें हम लोग कर रहे हैं AU, तो ये तो रीड होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट वाला है। एक मिनट, ये मेरा टेस्ट डाटा सेट हो गया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या होगा अगर हम अब इस बार ये स्टेटमेंट पर आ गया तो, क्योंकि लास्ट में मेरा टोटल कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ रहे हैं, 0 ऑब्जर्वेशन। 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम कैसे समझे प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है? क्योंकि उसको हर दूसरा जो इफ होगा वो फॉल्स ही मिलेगा भैया। अगर पहला मान लीजिए हम AU रखते भी है, दूसरा इफ पे जैसे हो जाएगा उसको फॉल्स हो जाएगा सारा कंडीशन। हाँ फॉल्स होगा तो फिर वो टेस्ट डेटा सेट में ही चला जाएगा। अच्छा हाँ, तो रन होते ही रहेगा। क्लियर हो गया। हाँ समझ में आया ना। तो वही चीज हम सुनना चाह रहे थे कि मतलब अगर ये तो ट्रू हो गया वन टाइम, लेकिन नेक्स्ट टाइम में US वाला फॉल्स हो गया। हाँ लेकिन ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो फिर तो मेरा यहाँ आ गया। मान लो कि अगर ये भी ट्रू होता तो मान लो यहाँ फॉल्स हो गया तो ये फिर ये आ जाएगा यहाँ पर। तो वही तो इसी कारण अगर ट्रू होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या होता है, फिर वे प्रोग्राम से बाहर हो जाता है। तो प्रोग्राम कारण क्या है, ये सेट स्टेटमेंट पर फिर चल जाता है। ये चीज समझ में आ गया? हाँ, तो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है फोर्थ में? इसमें बस लास्ट वाला जो वेयर स्टेटमेंट है वही काम कर रहा है। हाँ, और एक चीज और है, दो चीज हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है एक्चुअली, इस प्रोग्राम में मल्टीपल वेयर स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। वेयर स्टेटमेंट यहाँ भी है, फिर मल्टीपल वेयर स्टेटमेंट, फिर मल्टीपल वेयर स्टेटमेंट, और कोड भी मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं। इसमें कोड 1 लिखे, कोड 2 लिखे, कोड 3 लिखे। तुम इसका पीडीबी जब चेक करोगे, देखो पीडीबी पर जाओ, पीडीबी हम इसका साइन नहीं किए हैं, पीडीबी चेक करो। वेयर स्टेटमेंट का हम क्या बताए थे, ये बिफोर पीडीबी ये काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो लास्ट वेयर स्टेटमेंट है प्रीवियस वेयर स्टेटमेंट को ओवरराइट करेगा। समझे? जो लास्ट वेयर स्टेटमेंट है प्रीवियस वेयर स्टेटमेंट को ओवरराइट कर देगा। और कोड के बारे में, जो न्यू वेरिएबल कोड था वे क्या हुआ, तुम देखो पहले 1 था, फिर ओवरराइट करके उसको 2 किया, फिर ओवरराइट करके 3 कर दिया। समझा? मतलब सेम वेरिएबल है और सेम वेरिएबल है, तो क्या हो रहा है, लास्ट सेम वेरिएबल है तो ओवरराइट कर रहा है एक दूसरे को। पीडीबी में तुम देख सकते हो कि पहले 1 था, 1 से 2 ओवरराइट किया, 2 से 3 ओवरराइट कर दिया। सेम है, देखो सेम कंटेंट चेक कर रहे हैं, मतलब कि अगर सेम वेरिएबल है तो उसको वे ओवरराइट कर रहा है। और फिर लास्ट वेयर स्टेटमेंट ऑलवेज प्रीवियस वेयर स्टेटमेंट को ओवरराइट करेगा। ये समझ में आ गया?
और इसमें क्या हुआ ये बताओ रवि, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या हुआ? मेरा जहाँ पे भी सैलरी ग्रेटर देन वो है ना 600, हाँ 600 वो आ रहा है, और कंट्री जहाँ एयू है, तो एक्चुअली दोनों कंडीशन काम कर। हाँ, तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि दोनों दो फिल्टर लगाए हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल है, और इसमें पहला फिल्टर क्या किए हैं, कंट्री इक्वल टू एयू को फिल्टर किए हैं, और उस कंट्री इक्वल टू एयू में जिसका सैलरी ग्रेटर देन 6000 होगा, तो तुम ये चेक कर सकते हो। ठीक, वेरी गुड, ठीक, 5 या टेस्ट में क्या था, मैंने एयू को फिल्टर किया 101, 108 और 109। पहला कंडीशन क्या था, इफ कंट्री इक्वल टू एयू फिल्टर किए और कोड इक्वल टू 1 असाइन भी कर दिए उस समय। और उसमें देखें जब ये मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन मिले, ऑब्जर्वेशन 101, 108 एंड 109, फर्स्ट फिल्टर कार्ड मिला, लेकिन सेकेंड फिल्टर लगाए इफ सैलरी इज ग्रेटर इक्वल टू 6000, लेकिन इसमें दो ही है जिसका सैलरी 6000 से ऊपर है, तो इसमें केवल 108 और 109 ही आएगा, 108 और 109। और एक ही मैंने बताया प्रीवियस प्रोग्राम में कि अगर सेम वेरिएबल है तो प्रीवियस वेरिएबल को वो ओवरराइट करेगा, तो इसलिए 1 नहीं होने कारण ये केवल 2 ही हो रहा है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट का केवल कंट्रोल इसी तक है, इसी सेम स्टेटमेंट तक कंट्रोल है, इसका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट तक नहीं है। अगर हम इफ इल्स यूज करते हैं अगर सी प्रोग्रामिंग में तो उसका कंट्रोल बढ़ता है, समझे, लेकिन इसका कंट्रोल यहीं पर है, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, सब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इस कारण ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, इस कारण इसको ओवरराइड कर रहा है। अब बताओ ये 5th और 6th में आपकी डिफरेंस क्या आया? तो 6th में वेयर लगा तो ये प्री प्रोसेसिंग कर रहा है, तो प्री प्रोसेसिंग करने के टाइम पे क्या हो रहा है कि कंट्री एयू का रिकॉर्ड फिल्टर कर रहा है, उसके साथ साथ सैलरी जिसका 600 से ग्रेटर है उसको फिल्टर कर रहा है, फिर दोनों का रिजल्ट पॉपुलेट कर रहा है। तो कि वही रिकॉर्ड मिस हो रहा है जिसका सैलरी लेस मतलब लेस देन इक्वल टू 600 है। देखो इसमें पहले क्या हुआ, पहले हुआ क्या, पहले मैंने फिल्टर किया कंट्री इक्वल टू एयू एंड और सैलरी इक्वल टू 6000, समझे, मतलब कि इसमें दोनों कंडीशन लग गया कि अगर कंट्री इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया है वे भी सारे ऑब्जर्वेशन आएंगे, और जिसका केवल सैलरी ग्रेटर देन 6000 है उसका केवल ऑब्जर्वेशन आएंगे। और लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसलिए केवल कोड 2 आएगा, क्योंकि कोड जो लास्ट कोड है वे पहले कोड को ओवरराइट करेगा। ये चीज समझ में आ गया? अब टेस्ट नंबर ये क्वेश्चन 7 का, 7 में क्या हो रहा है रवि, 7 का बताओ। सेवन में पूरा 10 का 10 ऑब्जर्वेशन आ रहा है भैया। हाँ, और जैसे कि हम लोग यहाँ कंडीशन लगाए कि कंट्री एयू है तो कोड 1 होगा, यूएस है तो कोड 2 होगा, और इंडिया है तो कोड 3 होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में सब आ रहा है, जहाँ एयू है वहाँ कोड 1 आया है, जहाँ एयू है कोड 1 है, यूएस है वहाँ कोड 2 है, इंडिया है कोड 3 है, यूएस है कोड 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पर कोड स्टेटमेंट है, ये पहले इंडिपेंडेंट था, किसी पर कंट्रोल नहीं था। अब क्या है
पहले ये सिंगल लड़का था, अब इसका शादी हो गया, इस स्टेटमेंट का शादी हो गया। अब शादी हो गया तो इसका अधिकार, बीवी इस पर अधिकार जताएगी, भाई अब तुम जैसे बोले रहे हैं वैसे करो। अब पहले इसका शादी नहीं हुआ था, ये जैसे मन था वैसे कर रहा था, अपना बोला कि नहीं भाई इसको ओवरराइड करेंगे तो करेंगे। लेकिन यहाँ है क्या है, शादी के बंधन में बंध गया, बीवी बोली कि तुमको खाना ही बनाएगा तो खाना ही बनाएगा, रोटी बनाना तो रोटी बनाएगा, बीवी का ही बात अब सुनेगा, समझे। सब अपना बीवी का बात सब सुन रहा है, मतलब कि सब अपना, मतलब क्या कंट्रोल हो गया। ये जो कोड अनकंट्रोल था अपना, यहाँ पर क्या था, अपना डिफरेंट स्टेटमेंट था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट ना होकर के ये कंट्री के अंदर में डिपेंड हो गया, समझे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, बहुत यूज करोगे आगे प्रोग्राम में। अगर इफ देन स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, अगर ये कंट्री तो ये वेरिएबल क्या होगा, डिफरेंट मतलब कंडीशन लगाने के बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये सारे। तो अब आगे आ गया, देखो नेक्स्ट है ये प्रोग्राम 8वां। तो 8वां में क्या बोल रहा है, सेम चीज है,